तो यार बात ऐसी है ना कि कुछ दिन पहले मैं एक मोबाइल शॉप में गया था। वहां पर एक बंदे को बताया जा रहा था कि इस मोबाइल के अंदर 8+8 GB रैम मिलती है। सो इन टोटल उसको इस मोबाइल में 16 GB रैम मिलेगी। लेकिन ये जो एडिशनल 8 GB है ये तो वर्चुअल रैम है। सो ऐसा क्लेम करना कि आपको फोन के अंदर 16 GB रैम मिलेगी विच इज क्वाइट मिसलीडिंग। तो चलिए आज की वीडियो में मैं वर्चुअल रैम के साथ 5 चीजों की सच्चाई के बारे में आपको बताता हूं। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल रैम के बारे में ही बात कर लेते हैं। अब डिफरेंट कंपनीज इसको डिफरेंट नाम से बुलाती हैं। जब भी रैम प्लस, रैम एक्सपेंशन, डायनेमिक रैम एक्सपेंशन, मेमोरी फ्यूजन जैसे वर्ड देखो तो समझ लेना कि वर्चुअल रैम की बात हो रही है। 2021 में ये ट्रेंड वीवो ने अपने X60 फोन के साथ शुरू किया था। धीरे धीरे सारी ही स्मार्टफोन कंपनीज ने इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लिया। वर्चुअल रैम को समझने से पहले जरा हम बेसिक्स को समझ लेते हैं। कोई भी फोन में आपको रैम और रोम मिलता है। रोम मेनली डेटा को लॉन्ग टर्म स्टोर करने के लिए यूज होता है। रोम में आपने बहुत से नाम सुने होंगे जैसे कि UFS 4.0, UFS 3.1, eMMC 5.1। वहीं हम रैम की बात कर लें तो इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पोररी बेसिस पर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। रैम में भी आपने नाम सुना होगा जैसे कि LPDDR5X, DDR5, LPDDR4X। सो मिला जुलाकर बात यह है कि प्रोसेसर को जब भी काम करना होता है तो सबसे पहले उसको रोम से डेटा रैम में कॉपी करना पड़ता है और इसी वजह से आपको लोडिंग बार भी दिखता है। अब वर्चुअल रैम का क्या सीन है कि जो आपका सिस्टम है वो स्टोरेज का कुछ पार्ट वर्चुअल रैम की तरह कंसीडर करता है। मान लो कि आप अपने फोन में बहुत सी एप्स खोलते जा रहे हो तो एक टाइम के बाद जो रैम अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन आप अपने फोन में अभी भी एप्स को ओपन करते जा रहे हो। सो इस केस में जो एप्स यूज नहीं हो रही हैं उनको सिस्टम कंप्रेस कर देता है। अब ये जो कंप्रेस्ड एप्स हैं इनको सिस्टम रैम के Z-RAM पार्टीशन में स्टोर करने लग जाता है, लेकिन कंप्रेस करने की भी एक लिमिट है। एक टाइम के बाद सिस्टम एप्स को फर्दर कंप्रेस नहीं कर पाता है और इस केस में सिस्टम एप्स को ही क्लोज कर देता है। तो इन केस अगर आपके फोन में वर्चुअल रैम है तो सिस्टम लो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को वहीं पर सेव कर देता है। बट दिस होल थिंग इज मियर गिमिक। पहली बात तो ये है कि रैम और रोम दोनों अलग वे में बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर ही अलग होता है और दोनों का पर्पस ही अलग है। फैक्ट तो ये भी है कि रैम की स्पीड रोम से बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। आज के फास्ट स्टोरेज की भी स्पीड रैम के आसपास नहीं टिकती है। ऊपर से स्टोरेज में जब बार बार डेटा राइट होता है तो उसके जल्दी खराब होने का भी डर लगे रहता है। इस चीज को लेकर इवन मैक यूजर्स भी परेशान थे। वर्चुअल रैम के इतने ज्यादा डिसएडवांटेज हैं और इसके बेनिफिट बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, लेकिन फिर भी कंपनीज इसको मार्केटिंग के लिए यूज करती हैं। इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग, जिसको हम प्यार से IP रेटिंग भी बोलते हैं। आजकल जनरली फोन्स IP रेटिंग्स के साथ ही आते हैं। फ्लैगशिप्स में आपको जनरली IP68 की डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन रेटिंग मिल जाती है, वहीं मिड रेंज में आपको IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इसमें फर्स्ट नंबर सॉलिड से प्रोटेक्शन को डिनोट करता है। ये नंबर आपका 0 से 6 तक जाता है। वहीं पर दूसरा नंबर लिक्विड प्रोटेक्शन को डिनोट करता है और ये नंबर आपका 0 से 9 तक जाता है। अगर कहीं पर X लिखा हो तो उसका मतलब है कि पर्टिकुलर प्रोटेक्शन का डेटा अवेलेबल ही नहीं है। जैसे अगर IPX7 लिखा हो तो समझ लेना कि डिवाइस का सॉलिड प्रोटेक्शन वाला डेटा अवेलेबल नहीं है। आज इंडस्ट्री में IP रेटिंग पॉपुलर है बट स्टिल इट इज नॉट परफेक्ट।
जैसे देख लो IP68 के फोन्स बहुत ही अच्छे डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि जब लिक्विड प्रोटेक्शन के लिए टेस्टिंग होती है तो उस केस में फ्रेश वाटर का यूज किया जाता है। तो अगर फोन गलती से भी सॉल्टी वाटर में गिर गया तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि फोन के अंदर पानी जाएगा या नहीं जाएगा, और गलती से एक बार सॉल्टी वाटर अंदर चले गया तो करोजन भी हो सकता है। इसके साथ कंपनीज लिक्विड डैमेज को वारंटी में कंसीडर ही नहीं करती हैं, और समय के साथ साथ जो IP रेटिंग है वो भी कम होने लग जाती है। तो कहने का बस यही मतलब है कि IP रेटिंग को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना और अपने डिवाइस को बहुत केयरफुली यूज करना। ये पोर्ट तो हमें डिफरेंट केबल्स को कैरी करने से मुक्ति देने वाला था। एटलीस्ट ऑन पेपर तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से स्मार्टफोन कंपनीज से लेकर लैपटॉप कंपनीज ने अपने डिवाइसेस में इस पोर्ट को अडॉप्ट किया है, और यूरोपियन यूनियन ने भी ई वेस्ट को कम करने के लिए इस पोर्ट को मैंडेटरी बना दिया है। आई लव द फैक्ट कि इस पोर्ट में हमें ओरिएंटेशन को लेकर जूझना नहीं पड़ता है, बट द सैडेस्ट थिंग इज कि ये पोर्ट बस शेप को रिप्रेजेंट करता है। हम बस पोर्ट देखकर ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं कि ये पोर्ट क्या क्या ऑफर कर रहा है। किसी पोर्ट की डेटा ट्रांसफर स्पीड कम होती है, वहीं दूसरी तरफ किसी दूसरे पोर्ट की ज्यादा होती है। ये सेम कहानी USB Type-C केबल की भी है। पहली नजर में देखकर ये लगता है कि एक केबल को हर एक डिवाइस यूज कर सकता है, बट किसी दिन आपको हल्के से रियलाइज होगा कि ये सारी केबल्स बस दिखती एक जैसी हैं, लेकिन इन रियलिटी ये एक नहीं है। किसी केबल की डेटा ट्रांसफर स्पीड कम होती है, वहीं किसी दूसरे केबल की डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ही तेज होती है। कोई केबल वीडियो सिग्नल कैरी कर सकता है, वहीं कोई केबल ज्यादा पावर डिलीवरी कर सकता है। किसी केबल के अंदर प्रोप्राइटरी टेक यूज होता है। Type-C पोर्ट तो ई वेस्ट को कम करने के लिए ही एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस के साथ तो ये गोल अचीव होते हुए तो नहीं दिख रहा है। अब केबल की बात की है तो लगे हाथ फास्ट चार्जिंग की भी बात कर लेते हैं। तो कंपनीज जनरली फास्ट चार्जिंग को हाईलाइट करती हैं, बट एक फोन हमेशा पीक पावर पर चार्ज नहीं होता है। अब बैटरी चार्ज होने के भी 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज वो होता है जब बैटरी ऑलमोस्ट डिस्चार्ज होती है। इस समय बैटरी में लो करंट और लो वोल्टेज से चार्जिंग शुरू होती है। सेकेंड स्टेज में बैटरी को कॉन्स्टेंटली हाई करंट मिलता है और इसी बीच में वोल्टेज भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा होता है। थर्ड स्टेज में वोल्टेज बढ़ते बढ़ते पीक को अचीव करके कांस्टेंट हो जाता है, और इस समय बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए करंट धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और इसी वजह से मोबाइल स्टार्टिंग में फास्ट चार्ज होता है, लेकिन एंड के 10% चार्ज होने में मोबाइल को ज्यादा टाइम लगता है। तो मोबाइल खरीदते वक्त पीक आउटपुट पावर को देखने की जगह उसकी 50% या 60% चार्जिंग टाइम को देखना शुरू कर दो। आजकल कंपनीज में ज्यादा पीक ब्राइटनेस वाले फोन लॉन्च करने की होड़ सी लग गई है। जब भी कंपनीज पीक ब्राइटनेस की बात करती हैं तो याद रखना कि वो ब्राइटनेस स्क्रीन के बहुत ही छोटे पार्ट की ब्राइटनेस होती है, और ये ब्राइटनेस तब अचीव होती है जब हम HDR कंटेंट देखते हैं। एज अ कंज्यूमर हमें मैक्सिमम मैनुअल ब्राइटनेस और आउटडोर ब्राइटनेस को कंसीडर करना चाहिए, और पीक ब्राइटनेस के फिगर से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो आज भी हमारे पास HDR कंटेंट बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। आजकल मेगापिक्सल का भी गेम चल रहा है। 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, और सैमसंग तो अभी 600 मेगापिक्सल वाले कैमरा पर भी काम कर रहा है। तो ये गेम तो आगे भी चलेगा, बट ज्यादा मेगापिक्सल का ये नहीं मतलब है कि तुम्हारी पिक्चर के अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल्स प्रेजेंट होंगी। कैमरा परफॉर्मेंस में पिक्सल साइज, सेंसर साइज, इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके साथ साथ तुम्हारे पास फोटोग्राफी की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ये नॉलेज नहीं है तो तुम फ्लैगशिप फोन के साथ भी कुछ ऐसी पिक्स क्लिक करते फिरोगे। बट अगेन कंपनीज मेगापिक्सल को मार्केटिंग पर्पस के लिए हाईलाइट करती हैं। सो आई होप तुमको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करना।
मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।